हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बीएनर्स थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर हिस्ट्री का है ये। स्तूप की वास्तुकलात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा सांची की मूर्तिकला का वर्णन कीजिए। तो बच्चों अब बहुत कम टाइम है आप लोग को। अब पढ़ लीजिए थोड़ा सा आप लोग, ताकि आप लोग को जैसा ही पेपर होता है तो आप लोग को वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। और जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसा ही वीडियो अपलोड होगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग आराम से देख पाओगे। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, आगे के हेल्प के लिए। आगे भी बहुत सारा हेल्प आपको लोगों को मिलेगा इस चैनल से, तो इसलिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और वीडियो को भी लाइक दें। मोटिवेशन के लिए आप लोग, अच्छा लगता है आप लोग लाइक देते हो वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। स्तूप की वस्तु कलात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा सांची का मूर्तिकला का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या है, स्तूप का अर्थ होता है पूजनीय टीला। स्तूप का मतलब क्या होता है? पूजनीय टीला। यह किसी खास धर्म के लिए नहीं होते, वह सभी धर्मों के भी होते हैं। ये खास धर्म के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए हैं। शुरू में जो स्तूप थे वह आज के आधुनिक स्तूप जैसे नहीं है। कह रहा है जो कि पहले के जो स्तूप थे वो आज के स्तूप की तरह नहीं है। पूरे विश्व में 3 प्रकार के स्तूप होते हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभौतिक पारिभौतिक स्तूप और उद्देशिक स्तूप। ओके, तो देखिए अब शारीरिक स्तूप का होता है। शारीरिक स्तूप जो अरहत और बोधिसत्व होते हैं और महान सम्राट होते हैं, उनकी अस्थियों पर जिस स्थापत्य का निर्माण किया जाता है उसे शारीरिक स्तूप कहते हैं। ओके, शारीरिक स्तूप किसे कहते हैं भाई? जो बोधिसत्व होता है, महान सम्राट होते हैं, अस्थियों पर जिससे स्थापत्य का निर्माण किया जाता है उसे शारीरिक स्तूप कहते हैं। भगवान बुद्ध के प्राचीनतम धातु बाल को माना जाता है, जो भगवान बुद्ध के सबसे पहले उपासक बने थे। वह थे उड़ीसा के 2 व्यापारी, तपस्सु और मलिक भलिक। उन्होंने अपने देश में यानी उड़ीसा में एक स्तूप का निर्माण किया था। यही स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। ठीक है ना, उड़ीसा में जो स्तूप बनवाया था उसे ही सबसे प्राचीनतम स्तूप माना जाता है। अब देखिए क्या है, पारिभोगिक स्तूप क्या होता है? भगवान बुद्ध और अन्य अरहंतों के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं रखकर जो स्तूप बनाए जाते थे, उस प्रकार के स्तूप को पारिभोगिक स्तूप कहा जाता है। पेशावर में भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र पर स्तूप बनवाया है। इसका वर्णन चीनी यात्री फहियान के अपने यात्रा विवरण में किया गया है। ठीक है ना, चीनी यात्री फहियान जो था, इसके यात्रा के विवरण को बताता है। अब एक होता है उदेशिक स्तूप। इस तरह के स्तूप का निर्माण आधुनिक काल में होता है। पहले तरह का स्तूप का निर्माण नहीं किया जाता था। यह स्तूप किसी उद्देश्य से निर्माण किया जाता है, उसे उद्देशिक स्तूप कहते हैं। जैसे कि शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप। इस स्तूप में किसी अरहंत की अस्थियां नहीं रखी जाती है, बल्कि उसमें मूर्तियां रखी जाती है। ठीक है ना, तो इस टाइप को क्या कहते हैं हम लोग? उद्देशिक स्तूप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद स्तूपों का निर्माण किया गया। बिंबिसार के लेकर मौर्य वंश तक स्तूपों का निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है ना, बिंबिसार से लेकर मौर्य वंश तक के स्तूपों का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन जब सम्राट अशोक का राज्यकाल आया तभी से स्तूपों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। कब से अब स्तूप बनाने का काम किया? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के 84,000 उपदेशों का ध्यान ध्यान में रखकर उतने ही स्तूप बनवाए। ठीक है ना, 84,000 उपदेशों का ध्यान में रख करके उतने ही क्या बनाया? स्तूप बनाया है। इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तूप सांची का स्तूप माना जाता है। उसके बाद सारनाथ का धमे का स्तूप है, जिसे भी बड़ा और महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है। ठीक है, यह स्तूप विदिशा जिले के सुमेरु पर्वत पर है। यह स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया है। इस स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी का माना जाता है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने ईंटों से बनवाया था। इसमें जो स्तूप का मुख्य भाग है जो वेदिका और जिसमें अरहंतों के स्मृति चिन्ह रखे जाते हैं, वह भी ईंटों से ही बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप का मुख्य भाग बनवाया था और स्तूप के चारों ओर
बाउंड्री बनवाई थी जो लकड़ी की थी। स्तूप में और भाग होता है जिसे वेदिका कहते हैं। यह वेदिका यानी परिक्रमा करने की जगत है। वेदिका कौन है भाई? जो परिक्रमा, जिसके चारों ओर क्या करते हैं हम लोग, घूमता है लोग, उसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यह स्तूप वह सम्राट अशोक ने ईंटों से बनवाया था, लेकिन पहली शताब्दी में शुंगों ने सम्राट अशोक का स्थापत्य का विकास किया और उस पर पत्थर चढ़वाकर उसे और ऊंचा किया। ठीक है ना, शुंग ने आया तो उस पर और भी पत्थर लगा कर क्या कहा, ऊंचा कर दिया। यह पत्थर शुंगों ने सुमेरु पर्वत से लिए थे। सुमेरु पर्वत का प्राचीनतम नाम काकवन पर्वत था। इसके साथ ही स्तूप की बाउंड्री भी पत्थर से बनवाई गई। यह पत्थर बलुआ पत्थर थे। इस स्तूप की ऊंचाई सम्राट अशोक ने जब इसका निर्माण किया था संभवतः 60 से 70 फीट रही होगी। ठीक है ना, उस समय जब अशोक ने निर्माण करवाया था तो 60 से 70 फीट ऊंची थी। अभी इसकी ऊंचाई 120 फीट है। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई दोगुना हो गया। इस पर विवाद है क्योंकि उसके जो शिलालेख है वह 60 से 70 फीट तक ऊंचे पाए जाते हैं। अब इस पर विवाद भी है अभी। सांची का स्तूप अपने प्रवेश द्वार के लिए उल्लेखनीय है। इनमें बुद्ध के जीवन से ली गई घटनाओं और उनके पिछले जन्म के बातों को सजावटी चित्रण है। जातक कथाओं में इन्हें बोधिसत्व के नाम से वर्णित किया गया है। यहाँ गौतम बुद्ध को संकेतों द्वारा निरूपित किया गया है, जैसा कि पहिया जो उनकी शिक्षाओं को दर्शाता है। सांची को 13वीं शताब्दी के बाद 1818 तक लगभग भुला ही दिया गया था, जब जनरल टेलर एक ब्रिटिश अधिकारी ने इन्हें दोबारा खोजा, जो आधी दबी हुई और एक अच्छी तरह संरक्षित अवस्था में था। ओके, बाद में 1912 में सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के महानिदेशक ने में इस स्थल पर खुदाई के कार्य का आदेश दिया। शुंग के समय में सांची और इसकी पहाड़ियों के आसपास अनेक मुख्य द्वार तैयार किए गए थे। यहाँ अशोक स्तूप पत्थरों से बड़ा बनाया गया था और इसे बालू स्टेट सीढ़ियों और ऊपर हर्मिका से सजाया गया था। 40 मंदिरों का पुनः निर्माण और 2 स्तूपों का खड़ा करने का कार्य भी इसी अवधि में किया गया। पहली शताब्दी बीसी में आंध्र सातवाहन, जिसने पूर्वी मालवा तक अपना राज्य विस्तृत किया था, ने स्तूप एक के नक्काशीदार द्वार मार्ग का नुकसान पहुंचाया। ठीक है ना। दूसरी से चौथी शताब्दी एडी तक सांची तक विदिशा कुषाणों और क्षत्रपों का राज्य था और इसके बाद यह गुप्त राजवंश के पास चला गया। गुप्त काल के दौरान कुछ मंदिरें निर्मित किए गए और इसमें कुछ शिल्पकारी जोड़ी गई। ओके, कब? जब गुप्त काल आया। सबसे बड़ा स्तूप, जिसे महान स्तूप कहते हैं, 4 नकाशीदार प्रवेश द्वारों से घिरा हुआ है, जिसकी चारों दिशाओं कुतुबुन कुतुबनुमे की दिशाओं में है। इसके प्रवेश द्वार संभवतः 1000 एडी के आसपास बनाए गए हैं। यह स्तूप विशाल अर्धगोलाकार गुंबद है जिनमें एक केंद्रीय कक्ष है और इस कक्ष में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। सांची के स्तूप के अवशेष बुद्ध बौद्ध वास्तुकला के विकास और तीसरी शताब्दी बीसी 12वीं शताब्दी एडी के बीच उसी स्थान के शिल्पकला का दर्शाते हैं। इन सभी शिल्पकलाओं की एक सबसे अधिक रोचक विशेषता यह है कि यहाँ बुद्ध की छवि मानव रूप में में कहीं नहीं है। इन शिल्पकारियों में आश्चर्यजनक जीवंतता है और यह एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां मानव और जंतु एक साथ मिलकर प्रसन्नता, सौहार्द और बहुलता के साथ रहते थे। ठीक है ना, जंतु और जो भी थे, मानव और जंतु जो भी थे, साथ में रहते थे और बहुत खुशी से रहते थे। प्राकृतिक का सुंदर चित्रण अद्भुत है। महात्मा बुद्ध को यहाँ मानव से परे आकृतियों में सांकेतिक रूप से दर्शाया गया है। वर्तमान में यूनेस्को की एक परियोजना के तहत सांची तथा एक अन्य बौद्ध स्थल सतधारा की आगे खुदाई, संरक्षण तक तथा पर्यावरण का विकास किया जा रहा था। अब देख कह रहा है सांची की स्थापत्य कला। सांची की स्थापत्य कला। सांची का स्तूप प्राचीन कालीन भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। यह किसी महान व्यक्ति की स्मृति को यथावत रखने के लिए उसके अवशेषों को मिट्टी के थुए के अंदर स्थापित कर उल्टे कटोरे के आकार में बनाया जाता है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के ऊपर उन अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया
है, ठीक है ना। प्रारंभ में स्तूप में केवल मिट्टी का प्रयोग होता था, किंतु कालांतर में स्तूपों का पत्थरों एवं ईंटों से ढका जाने लगा। सांची, भरहुत, बोधगया, धमेख, सारनाथ, अमरावती, नागार्जुन कोंडा एवं घंटसाला आदि कुछ प्रमुख भारतीय स्तूप है जो तत्कालीन स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांची का मुख्य आकर्षण महान स्तूप आज भी अपने अंडाकार रूप में विद्यमान है। भारतीय स्तूप निर्माण कला के उदाहरण के रूप में इससे अच्छा कोई स्तूप आज तक नहीं मिल पाया, ठीक है ना। सांची के जैसा कोई भी स्तूप नहीं मिल पाया। उसका ढांचा बहुत अच्छा है। चोटी चोटी के पास यह कुछ समतल सा है और यहाँ हर्मिका के मध्य में छत्रावली स्थापित है। स्तूप के चारों तरफ एक ऊंचा चबूतरा है जो प्रदक्षिणा के लिए बना है, यानी उसके चक्कर लगाने के लिए बना है। यहाँ तक जाने के लिए दक्षिण की तरफ से सीढ़ियाँ बनी है। एक दूसरा प्रदक्षिणा पर धरातल पर बना है जो चारों तरफ से वेदिका से घिरा है। इसमें प्रवेश का मार्ग चारों मुख्य दिशाओं में बने तोरण द्वार से है जो शिल्पकारी का अद्भुत नमूना है। सांची का मुख्य आकर्षण महान स्तूप आज भी अपने अंडाकार रूप में विद्यमान है। भारतीय स्तूप निर्माण कला के उदाहरण के रूप में इससे अच्छा कोई स्तूप आज तक नहीं मिल पाया। चोटी के पास कुछ समतल सा है और हर्मिका के मध्य छत्रावली स्थापित है। स्तूप के चारों एक ऊंचा चबूतरा है जो प्रदक्षिणा के लिए बना है, ठीक है ना। ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट है, सांची का स्तूप प्राकृतिक आपदा को झेलते हुए भी किसी विध्वंसक के हाथों में न पड़ने के कारण भारत के सबसे पुराने स्तूप और स्मारक के रूप में आज भी दुनिया के सामने शिल्पकला का एक बेहतरीन बेजोड़ मिसाल के रूप में खड़ा है, जो हमें बुद्ध अनुयायियों के कार्यों की प्रेरणा देता है। सांची का स्तूप वर्तमान में आज भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि अशोक और अन्य राजाओं के काल में था। तो सबसे अच्छा जो स्तूप माना जाता है कहाँ का है, सांची का स्तूप को माना गया है और सबसे अच्छा भी लगता है और इसको माना भी गया है, ठीक है। तो ये स्तूप के बारे में आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। और कब स्टार्ट हुआ था, ये अशोक के समय से स्टार्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा अशोक जब आए तभी वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्तूप बनाने का कार्य शुरू हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये पढ़िए क्योंकि अब बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। अब पढ़कर ही आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो उस दिन कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। जब आएगा क्वेश्चन तो आराम से आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, तब तक आप इसको आप लोग पढ़िए और नोट्स अपना तैयार करिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।